हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं डब्लू गुरुजी आज नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे विराम चिन्हों के प्रयोग और उसके नियम। कितने विराम चिन्ह होते हैं, उनका कहाँ-कहाँ प्रयोग करते हैं, किस अवस्था में प्रयोग करते हैं और कहाँ इनका प्रयोग करना उचित होता है, कहाँ इनका प्रयोग करना अनुचित होता है। तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पाठशाला बाई संजय सर की हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं आगे विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम। विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम। विराम चिन्हों की आवश्यकता। विराम चिन्हों को हम हिंदी साहित्य में क्या आवश्यकता पड़ती है? विराम चिन्ह क्यों जरूरी है? इनकी क्या आवश्यकता है? विराम चिन्ह का मतलब होता है बच्चों ठहराव। जैसे जिंदगी में एक ठहराव जरूरी होता है, वैसे हिंदी में लिखने में या पढ़ने में उसमें एक ठहराव की आवश्यकता होती है। रुक के फिर आगे बढ़ना होता है। तो ठहराव जो है नितांत आवश्यक माना जाता है। ठहराव जो है, चाहे जीवन हो चाहे साहित्य हो, हर जगह ठहराव की लोगों की जरूरत पड़ती है। ठहराव की सबको जरूरत पड़ती है, वैसे साहित्य में भी ठहराव की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। नहीं तो अगर शब्दों के बीच अल्प विराम या पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, ये सब ना लगाया जाए तो अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। इसलिए साहित्य में जो है विराम चिन्हों की बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे जीवन में शादी की आवश्यकता जरूरी है, वैसे साहित्य में विराम चिन्हों की आवश्यकता जरूरी होती है। चलो आगे देखते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की आवश्यकता। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ होता है ठहराव। ठहराव यानी कि रुकना। थोड़ी देर रुको तब आगे बढ़ो। ठहराव का मतलब कुछ क्षण रुकिए फिर आगे बढ़िए। ठहराव। वाक्य के वाक्य के बोलते लिखते वाक्य के बोलते लिखते समय बीच में
इस ठहराव को, इस ठहराव को, इस ठहराव को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ चिन्हों के लिए कुछ, हाँ देखो बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। वाक्य के बोलते लिखते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। इस ठहराव को, इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हें सांकेतिक चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। वाक्य के बोलते लिखते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। उस उस ठहराव को दिखाने के लिए, जहां हम रुकते हैं, उस ठहराव को दिखाने के लिए हमें कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं और इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह है एक खड़ी पाई, फुल स्टॉप। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम इसका चिन्ह है। तीसरा, तीसरा है अपूर्ण या अविराम। अपूर्ण या अविराम, इसका चिन्ह है चौथा है अल्प विराम। चौथा है अल्प विराम का चिन्ह है। पांचवा देखो, पांचवा है योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह, इसका चिन्ह है माइनस। माइनस के जैसे लिखा जाता है, जैसे इंग्लिश में माइनस लिखते हैं या घटाना जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका चिन्ह है, योजक चिन्ह का। अब अगला प्रश्नवाचक चिन्ह, अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, जीरो जैसा लिखा जाएगा। नौवां है तुटपद चिन्ह। तुटपद चिन्ह, अगला देखते हैं बच्चों। 10वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। अगला है इकहरा चिन्ह। इकहरा, इकहरा चिन्ह। अगला है दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। अंतिम है निर्देशन चिन्ह। इतने विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी साहित्य में होता है। ये 13 विराम चिन्हों का प्रयोग जो है हिंदी साहित्य में होता है। हिंदी साहित्य में पहला है देखो पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अपूर्ण विराम, चौथा अल्प विराम, पांचवा योजक चिन्ह, छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां है विस्मय सूचक चिन्ह, आठवां है लाघव चिन्ह, नौवां है तुटपद चिन्ह, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां है इकहरा चिन्ह, 12वां है दोहरा उद्धरण चिन्ह, 13वां है निर्देशन चिन्ह। इन सब चिन्हों के प्रकार ये हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। तो इनमें 6 ऐसे चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हिंदी साहित्य में ज्यादा किया जाता है। कौन कौन से? पहला पूर्ण विराम,
पहला और दूसरा है अल्प विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6। ये 6 का प्रयोग हिंदी साहित्य में ज्यादा होता है। 6 विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी साहित्य में ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? अल्प विराम का। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? अल्प विराम का। सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा प्रयोग अल्प विराम का होता है। विराम का होता है। इसके बाद इकारा चिन्ह का होता है। इकारा चिन्ह का भी प्रयोग होता है। ये इकारा चिन्ह जो है उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। इकारा चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह दोनों सेम है। इकारा चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह दोनों एक समान है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूर्ण विराम। पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है? एक खड़ी पाई इसका चिन्ह है पूर्ण विराम। इसकी परिभाषा है वाक्य के पूर्ण होने पर, वाक्य के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के वाक्य की वाक्य के पूर्ण होने में, पूर्ण होने पर, होने पर वाक्य के अंत में, वाक्य अंत में वाक्य के पूर्ण होने पर, वाक्य के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, जैसे, जैसे वह आज मथुरा जाएगा। वह आज मथुरा जाएगा। देखो पूर्ण विराम, यह वाक्य यहाँ पूरा हुआ। वह आज मथुरा जाएगा। वह आज मथुरा जाएगा। यह वाक्य जो है यहाँ पूरा होता है।
जैसे और आगे देखो, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, देखो वाक्य पूरा हुआ। तुम जा रहे हो, तो यहाँ पूर्ण विराम लगेगा, तो यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। जैसे वह आज कुंभ जाएगा, आज कुंभ स्नान जाएगा, पूर्ण विराम। यहाँ मोटा मोटा समझने की बात यह है बच्चों, वाक्य के पूर्ण होने पर या वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य पूरा हुआ तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह आज मथुरा जाएगा, तुम जा रहे हो, वह आज कुंभ जाएगा, तो यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। अब आगे देखते हैं, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का बच्चों हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हिंदी साहित्य में किसी चिन्हों का ज्यादा उपयोग होता है तो वो अल्प विराम का उपयोग होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखते हैं, हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा अल्प विराम, हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम का अर्थ है, अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर ठहरना, थोड़ी देर ठहरना। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना, रुकना या ठहरना, थोड़ी देर रुकना या ठहरना। अल्प विराम का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है, में किया जाता है। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। अल्प विराम का अर्थ है रुकना, थोड़ी देर ठहरना। अल्प विराम प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है।
किन किन परिस्थितियों में, आगे देखते हैं। पहला, वाक्य में जब वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों समान पदों पद्यांशों पद्यांशों अथवा वाक्यों में संयोजक योजक अव्यय और अव्यय और की गुंजाइश हो। तब अल्प विराम का हो तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों पद्यांशों अथवा वाक्यों के संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जैसे राम लक्ष्मण, देखो समान पद है। राम अल्प विराम, लक्ष्मण अल्प विराम, भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रु। देखो यहाँ समान शब्द है, पद है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रु। तो राम अल्प विराम लगा, फिर लक्ष्मण पे लगा, चारों भाई हैं, समान पद है। तो यहाँ देखो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब अल्प विराम का प्रयोग होता है पदों में। अब वाक्यों में कैसे इसका प्रयोग होगा? वाक्यों में वह रोज आता है, वह रोज आता है, काम करता है, चला जाता है। चला जाता है। देखिए ये तो पदों में था, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो राम पे लगा अल्प विराम, लक्ष्मण पे लगा भरत और शत्रुघ्न। अब वाक्यों में वह रोज आता है, वह रोज आता है। तो यहाँ ठहराव हुआ, तो यहाँ ठहराव हुआ, लेखक यहाँ ठहराव करता है, रुकता है, फिर काम करता है और चला जाता है। काम करता है और चला जाता है। अब देखो आगे, आगे कहाँ कहाँ यह चिन्ह लगता है? जिस वाक्यों में
इस वाक्यों में किंतु, जिस वाक्यों में परंतु, किंतु, किंतु, परंतु, अतः, अतः, इसलिए, तथापि इत्यादि शब्दों वो तो इन शब्दों के पहले, इन शब्दों के पहले, के पहले अल्प विराम लगेगा। हाँ देखिए बच्चों, जिस वाक्यों में परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, तथा इत्यादि शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में हो तो इन शब्दों के पहले अल्प विराम लगेगा। अगर वाक्य के बीच में परंतु आता है, किंतु आता है, अतः आता है, इसलिए आता है, तथापि आता है, इत्यादि आता है, तो इन शब्दों के प्रयोग वाक्यों के बीच में हो तो इन शब्दों के पहले अल्प विराम लगेगा। क्लियर? ज्यादा माथा गरमावे की जरूरत ना है ब्या, एकदम आराम आराम से समझिए। अब आगे देखते हैं। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कैसे होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है? योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह है जिसे हिंदी में कहते हैं घटाना वाला चिन्ह, इंग्लिश में माइनस का चिन्ह। हिंदी साहित्य में बच्चों अल्प विराम के बाद अगर किसी चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो वो योजक चिन्ह का होता है। हिंदी साहित्य में अगर अल्प विराम के बाद सबसे ज्यादा किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो किसका होता है? योजक चिन्ह का। सबसे ज्यादा अगर किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो हिंदी साहित्य में अल्प विराम, उसके बाद अगर किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलो देखते हैं आगे। अल्प विराम के बाद हिंदी साहित्य में सर्वाधिक योजक योजक चिन्ह प्रयोग होता है। अल्प विराम के बाद हिंदी साहित्य में
सबसे ज्यादा प्रयोग योजक चिन्ह का होता है। इसके प्रयोग के निम्नलिखित नियम हैं। इसके प्रयोग के निम्नलिखित नियम हैं। निम्न नियम हैं। नियम क्रमांक 1, दो विपरार्थक, दो विपरीत दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दिन रात, दिन रात, देख रहे हो, दो विपरीत शब्द हैं, दिन और रात। दाल रोटी, दाल रोटी। ठंडा गर्म, ठंडा गर्म। दोनों विपरीत है, ठंडा गर्म। दाल रोटी। माता पिता, माता पिता। फल फूल। माता पिता, फल फूल। देखो बच्चों, अल्प विराम के बाद हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रयोग किसी चिन्ह का होता है तो वो योजक चिन्ह का होता है। इसके प्रयोग के निम्न नियम हैं। ऐसा नहीं किसी के बीच योजक चिन्ह लगा लो। कभी कभी समासों में बगैर जरूरत के लोग योजक चिन्ह का प्रयोग लगा देते हैं, जो कि वो शब्द आगे चल के अशुद्ध शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनके प्रयोग के कुछ नियम हैं। जैसे मैं नियम क्रमांक 1 बताया कि दो विपरीत शब्दों के बीच, दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दिन और रात, दाल और रोटी, ठंडा और गर्म, फल और फूल। जिन करत जाया कि मेहरारू और सड़ुआइन बीच में योजक चिन्ह लगाई दे, तब अर्थ के अनर्थ हो जाए। दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगाओ। आज की क्लास यहीं ही, कल मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।